नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम सीटीपी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि यूथ प्रकाशन का है। इसके पहले भी कई पार्ट इसके मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये दिसंबर 2024 जो आपका एग्जाम एक महीने के बाद होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इसके अलावा भी एसएसटी का और ईवीएस का भी प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ। इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको क्लास दे चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। इसी तरह से सीटेट क्वेश्चन पूछती है। अगर आप इसको पर डे देखते हैं तो निश्चय ही आपकी सफलता निश्चित है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन को। विकास अनुदैर्ध्य अधोमुखी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह विकास का सिद्धांत क्या कहलाता है? ये दोस्तों विकास का सिद्धांत जो कहलाता है, ये शीर्षगामी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। ये जो कहा गया है कि विकास अनुदैर्ध्य अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है, अधोमुखी जो अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है, इसको शीर्षगामी दोस्तों कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इस सिद्धांत का यह मानना है कि बालकों का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। किससे होता है दोस्तों? सिर से दोस्तों पैर की तरफ होता है। सिर से पैर की तरफ होता है। मनोविज्ञान में इस सिद्धांत को सिरापुच्छी दिशा कहा जाता है, अर्थात पहले बालकों को सिर का, उसके बाद उसके नीचे वाले अंगों का विकास होता है। और विकास के सिद्धांत को गहराई से समझा जाए तो इसे 3 तरह से समझा जा सकता है। सिर से पैर की ओर विकास, रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर विकास, और पहले स्वरूप था उसके बाद किया गया विकास। ये 3 प्रकार के समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जिसका दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है समकालीन सिद्धांत बचपन को मानते हैं। समकालीन सिद्धांत बचपन को क्या मानते हैं? तो दोस्तों ये मानते हैं एक सामाजिक संरचना मानते हैं। एक सामाजिक संरचना मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक संरचना का अभिप्राय समाज की इकाइयों की क्रमबद्धता से होता है, और सामाजिक इकाइयों जैसे समूह, समितियां, संस्थाएं, परिवार और सामाजिक प्रतिमान आदि की क्रमबद्धता को सामाजिक संरचना कहा दोस्तों जाता है। चलिए अगला है प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है दोस्तों। तो प्रगतिशील शिक्षा क्या कहलाती है? तो प्रगतिशील शिक्षा दोस्तों कहलाती है विविधताओं का सम्मान। विविधताओं का सम्मान प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है बालकों का समग्र विकास करना। अतः हम कह सकते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही संपूर्ण शिक्षा का आयोजन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता क्या है? तो दोस्तों इसकी बुनियादी मान्यता जो आपकी है ये हो जाएगा कि अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभवों और परिप्रेक्ष्यों को कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी सही हो जाएगा। बालक को समझ शिक्षा उसकी आवश्यकता, प्रकृति, रुचियों, अनुभव था उसके शारीरिक स्तर पर एवं मानसिक क्षमताओं के अनुसार देने का प्रयास करें। और बालक केंद्रित शिक्षा का अभिप्राय उस पाठचर्या से लिया जाता है जिसकी संरचना बालकों की आवश्यकताओं, योग्यताओं, क्षमताओं, मानसिक स्तर और प्रकृति एवं रुचि के अनुसार की जाए। बालक केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी तभी संभव है जब शिक्षक अध्यापक के दौरान विद्यार्थियों के अनुभवों और परिप्रेक्ष्यों को कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है 5 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? विद्यालय और जनसंचार सामाजिकरण का द्वितीय संस्थाएं हैं। तो इसमें पहले में आपका विद्यालय आ जाएगा और दूसरे ब्लैंक में जनसंचार आ जाएगा। यही सामाजिकरण की द्वितीय संस्थाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका सही हो जाएगा। जीन प्याजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू होती है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा?
6 का ऑप्शन नंबर दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार विकास के अमूर्त संक्रियात्मक स्तर जो है 11 से 15 पर होते हैं और बच्चे इसमें परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता और विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू होता है। तो ये ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता जो विकसित होती है वह अमूर्त संक्रियात्मक काल में विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका क्या सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? तो जो प्रभावित करते हैं 7 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों, परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव और संतुलीकरण। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा इसका। चलिए, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर और उसके प्रदर्शन का वह स्तर जो कि वह वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त करता है के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रगतिशील विकास का क्षेत्र या सार्थक विकास का क्षेत्र या मानसिक विकास का क्षेत्र या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर जो सामाजिक कारकों परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली और परिवेश तथा भाषा का प्रभाव पड़ता है और उन्होंने कहा है कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही विचारों या भाषा का विकास करता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आधार क्या है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका ये दोस्तों हो जाएगा आपका, इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा भाषा, भाषा दोस्तों हो जाएगा। जैसा कि आप निकटस्थ विकास का क्षेत्र जो जानते हैं इसको दूसरे नाम से जेडपीडी भी कहा जाता है, ये जेडपीडी कहा जाता है या सीखने के संभावित क्षेत्र या निकटस्थ विकास के क्षेत्र को संक्षेप में, इसको संक्षेप में क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। और वाइगोत्स्की ने तर्क दिया था कि बच्चा अधिक जानकार अन्य क्षेत्र जैसे कि एक सहकर्मी या एक वयस्क के साथ बातचीत में शामिल हो सकता है और धीरे धीरे सामाजिक संपर्क साथ और भावना निर्माण के माध्यम से स्वतंत्र रूप से समस्याओं को हल करने और सहायता के बिना कुछ कार्यों को करने में या करने की क्षमता विकसित करने लगता है। इसी को जेडपीडी कहा जाता है, इसी को निकटस्थ विकास क्षेत्र को जेडपीडी भी दोस्तों कहा जाता है। चलिए, और इसका जो उच्चतर संज्ञानात्मक विकास का आधार क्या है ये मैंने आपको पहले बता दिया, भाषा है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, कैरोल गिल्गन द्वारा लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? तो 10 का ऑप्शन नंबर दोस्तों, यह सिद्धांत नारीवादी परिप्रेक्ष्य में है। कैरोल गिल्गन द्वारा लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत है, यह सिद्धांत नारीवादी परिप्रेक्ष्य में है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए सही हो जाएगा। निशा अपनी सहेलियों और परिवार के सदस्यों की मनोदशा को समझ लेती है और यथा योग प्रतिक्रिया करती है। वह बड़ी होकर मनोचिकित्सक बनना चाहती है। वह निम्न में से कौन सी बुद्धि से संपन्न है जिसको उसे और अधिक विकसित करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा इसका, 11 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि सिद्धांत। ये क्या है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणा या उद्देश्यों या भावनाओं या व्यवहारों का सही बोध करते हुए उनके साथ
मधुर संबंध स्थापित करते हैं और मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता, राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता तथा धार्मिक नेता आदि में उच्च अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाए जाने की संभावना होती है। चलिए अगला है, विद्यार्थियों द्वारा ग्राहित जेंडर रूढ़िवादियों को भंग करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसको करना चाहिए, ऐसे विविध उदाहरण साझा करने चाहिए जो उन रूढ़िवादियों को चुनौती दे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी सही हो जाएगा। हाशिए पर रहने वाले परिवारों के बच्चे की कक्षा में अक्सर अवहेलना की जाती है कि जब वह कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कक्षा में इस प्रकार के आचरण के लिए निम्नलिखित में से कारणों का कौन सा समूह उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाशिए पर रहने वाले परिवारों के बच्चों के प्रति शिक्षक अक्सर पूर्वग्रहित होते हैं और सहपाठियों में विविधता व इन बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में संवेदनशीलता का अभाव है। तो ये ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप ... से ... हो जाता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों योगात्मक और रचनात्मक होना चाहिए। विद्यालयों में मूल्यांकन का रूप है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वो योगात्मक से रचनात्मक हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, संदर्भित चिंतनशीलता आधारित सवाल विद्यार्थियों में चिंतन के आगमन में मदद करेंगे और प्रश्नों का उपयोग छात्रों को प्रेरणा देने, चिंतन कौशल को बढ़ाने और जिज्ञासु प्रवृत्ति विकसित करने के लिए भी किया जाता है। शिक्षक आमतौर पर छात्रों से सवाल पूछते हैं जिससे वह जब कोई नया विषय या सामग्री प्रस्तुत की जाती है तो छात्रों को इसे समझने में मदद मिलती है तथा अपनी समझ को जांच सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 15 का सी ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सवाल विद्यार्थियों के चिंतन के आगमन में मदद करेंगे कि संदर्भित चिंतनशीलता आधारित सवाल हैं। ये ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हम इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पर इतने भी पार्ट मैं दिया हूँ, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी लोग को इसका फ़ायदा मिल सके। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती, 10-15 मिनट की वीडियो होती है। अगर आप पर डे कंटिन्यू देख रहे हैं तो जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आपकी इसकी CDP की और SST की EVS की बहुत गहरी प्रैक्टिस हो जाएगी और निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि इसमें जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार से CDP में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से CTT पूछती हैं। अगर आप लोग इसको पर डे देखते हैं और पर डे रिवीजन करते हैं तो निश्चय ही आपको सफलता निश्चित है। धन्यवाद।